हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। बिल्कुल बीपीएससी का जो पैटर्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार के पैटर्न पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी यानी कि 67th और 68 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पिछले एक साल के यानी कि लास्ट 1 ईयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल बीपीएससी का जो पैटर्न है ठीक उसी पर आधारित केवल और केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही हम कवर कर रहे हैं, जिसकी संभावना आपके एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 4 का करंट अफेयर्स का जो सेट नंबर 4 है उसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि डेफ एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। देखिए, डेफ एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी जो है यह 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। और इसका आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, 11वां संस्करण जो हुआ था फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। ठीक है। और देखिए, डेफ एक्सपो जो है रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थल, जल और वायु रक्षा प्रणालियों के साथ साथ मातृभूमि सुरक्षा प्रणाली का भी प्रदर्शन किया जाता है। और यह एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है डेफ एक्सपो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रभा अत्रे, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी थी, जिसमें से 4 जो है फ्रेंड्स पद्म विभूषण है, उसके बाद देखिए 17 जो है पद्म भूषण है और 107 जो है पद्मश्री है। तो जोड़ लीजिए 17 4 21 और 107 128। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, इनमें से एक कौन है? प्रभा अत्रे हैं। और फ्रेंड्स, इनको किस किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको दिया गया है किस क्षेत्र में, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं प्रभा अत्रे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। उसके बाद देखिए श्री राधे श्याम खेमका को दिया गया था पद्म विभूषण। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जनरल बिपिन रावत को दिया गया था सिविल सेवा के क्षेत्र में, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। श्री कल्याण सिंह, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया था, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको 4 नाम जो है याद रखने हैं, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह जी का। इनको जो है 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इज़्मुद्दीन सी लॉक, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है इज़्मुद्दीन सी लॉक का उद्घाटन किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया है किसने? तो नीदरलैंड ने किया है। नीदरलैंड यानी कि डच राजा विलियम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर इज़्मुद्दीन सी लॉक का उद्घाटन किया। और फ्रेंड्स, यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक है। ठीक है, यह संरचना इतनी गहरी है कि नहर में प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और यह एक बंदरगाह शहर है जो उत्तरी सागर नहर को एम्स्टर्डम
के बंदरगाह से जोड़ता है। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है? तो देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अच्छा विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। ठीक है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर स्थल की घोषणा की गई थी। एक गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है, खिजड़िया, ठीक है, कौन सा? खिजड़िया, ये मैंने आपको कवर भी करा दिया था, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। और दूसरा उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। तो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? पहली महिला न्यायाधीश बनी है उस देश की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी कवर कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। देखिए उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आयशा मलिक को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, उन्होंने इनकी जो न्यायाधीश की पद थी उसको उन्नत किया है, यानी कि पदोन्नति करके मंजूरी यह दे दी है। और देखिए फ्रेंड्स एक और आपने प्रश्न पढ़ा था 2-3 साल पहले कि सुमन कुमारी पाकिस्तान के सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने दुनिया का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर, ठीक है, अभियोजक जिसको हिंदी में कहा जाता है, विकसित किया है प्रोसिक्यूटर को? तो देखिए यह देश कौन सा है? तो यह देश चाइना है। चाइना के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली ऐसी मशीन विकसित की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों पर अभियोग चला सकती है, यानी कि मुकदमा चला सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार AI प्रोसिक्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर यानी कि अभियोजक, हिंदी में प्रोसिक्यूटर का अभियोजक होता है, 97% से अधिक सटीकता के साथ लोगों के अभियोग चला सकता है और यह मौखिक विवरण पर जो है काम करता है। तो राइट आंसर इसका चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है चीन के संघाई शहर में है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद NDB में चौथा जो नया सदस्य है वो मिस्र है। ऑप्शन नंबर इसका बीज होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा NDB के यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्रायोजो हैं, मार्कोस ट्रायोजो। यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्कोस, ऊपर पहले मार्कोस लिख देता हूँ, मार्कोस ट्रायोजो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? KSLV-2 नूरी रॉकेट, ठीक है। तो देखिए यह दक्षिण कोरिया का है। दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल KSLV-2 नूरी रॉकेट एक ढीले हीलियम टैंक के कारण विफल हो गया था, यानी कि यह जो इसका नूरी 2 रॉकेट है, इसका जो परीक्षण था वो विफल हो गया था। इस रॉकेट के सभी 3 चरणों ने काम किया था, 3 चरण में था, तीनों चरण में काम किया था। लेकिन इसमें हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा, कि इसे 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ले जाया गया और 1.5 टन पेलोड सफलतापूर्वक अलग किया गया। यह मिशन विफल हो गया क्योंकि तीसरे चरण के इंजन ने निर्धारित समय से 46 सेकंड पहले जो है काम करना बंद कर दिया था। दक्षिण कोरिया का है यह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का भी हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने थे, कल भी मैंने आपको बताया था। इनका नाम याद रखना है, यून सुक येओल। यहाँ मैं लिखता हूँ यून सुक योल, ठीक है, नाम इनका ध्यान रखेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी? स्माइल योजना, अच्छा स्माइल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। और देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तैयार की जा रही यह एक छत्र योजना है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए 2 उप योजनाएं शामिल हैं। इस योजना में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास शामिल होंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा? सामाजिक न्याय
और आधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, किस देश ने विकसित किया गया है, किस देश में यह विकसित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल निजी भारतीय रक्षा कंपनी के सहयोग से DRDO के द्वारा एक स्वदेशी रूप में विकसित कम वजन वाली मिसाइल है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, यह नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से प्राप्त एक भारतीय तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। राइट आंसर भारत हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस नृत्य से जुड़े थे। तो बिरजू महाराज जो थे ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक इनको माना जाता है। उन्हें 1964 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर इसका कथक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत की है। मिशन भागीरथ की शुरुआत जो है किसने किया है, तो इसकी शुरुआत तेलंगाना की सरकार ने की है। राज्य के कई जिले न्यूनतम वर्षा वाले कठोर चट्टानी इलाके हैं, भूजल में फ्लोराइड की मात्रा जो है उसका स्तर अधिक है। इस योजना से क्या होगा कि राज्य भर में लगभग 50 जल उपचार संयंत्र का निर्माण करके इन मुद्दों को जो है हल किया जा सकता है। और यह राज्य की कृष्णा और गोदावरी के घाटियों से विभिन्न जलाशय परियोजनाओं और नदी प्रवाह से पानी का दोहन जो है करेगा। राइट आंसर इसका तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जो है शुरू किया है। जीवा जो है, जीवा इसको शुरू किया है नाबार्ड ने। नाबार्ड ने हाल ही में कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 5 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों को कवर करते हुए 11 राज्यों में नाबार्ड के वाटरशेड और वार्डी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में गोविंदा राजालू चिंताला जो हैं इसके चेयरमैन हैं। आगे बढ़ेंगे कि 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान, अंग्रेजी में भी लिखा गया है, इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, हिलाले पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स को जो है सम्मानित किया गया है, जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और उन्हें यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष के रूप में मिला है। यह पुरस्कार उन्हें पोलियो उन्मूलन और पाकिस्तान में गरीबी को कम करने के लिए फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों के लिए समर्पित किया गया है। राइट आंसर बिल गेट्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। आपको याद रखना है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन चाइना के बीजिंग में किया गया था। और देखिए, प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है। कौन सा देश रहा है, नॉर्वे रहा है। दूसरा स्थान पर जर्मनी रहा है। तीसरा स्थान पर चाइना रहा है। नॉर्वे ने टोटल 16 स्वर्ण पदक जीते थे, जर्मनी ने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं और चाइना ने 9 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये नॉर्वे हो जाएगा राइट आंसर इसका। किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार जो है 2021 से सम्मानित किया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2021 में यह प्रदान किया गया है कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 के लिए एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव बीजगणित यानी कि कम्यूटेटिव अलजेब्रा में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा और यह तीसरी भारतीय बन गई है रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली। उसके बाद देखिए, किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, कौशल्या मातृत्व योजना जो है इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो हाल ही में खबरों में रहा है किस देश में स्थित है। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है यह दुबई में है। कहाँ पर है, दुबई में है। और देखिए फ्रेंड्स, दुबई में द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हाल ही में
जनता के लिए खोला गया और इसका उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, दुबई में याद रखना है आपको, ठीक है, द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में है। एक्स दस्तलिक भारत के सशस्त्र बलों और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त रक्षा अभ्यास है। तो देखिए दस्तलिक जो है यह भारत और उज्बेकिस्तान के सेनाओं के बीच जो है यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है और तीसरा संस्करण इसका भी आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान के यांगी यारिक में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में किया गया था, यांगी यारिक में, ठीक है। और देखिए पिछले वर्ष इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था, तो पिछले वर्ष इसका आयोजन जो है यानी कि जो पिछला संस्करण था उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि 22 मार्च 2022 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। देखिए 22 मार्च 2022 को बिहार ने अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। बिहार राज्य को इसी दिन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और इस वर्ष बिहार दिवस की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली थी, ठीक है, याद रखेंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनईपी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर जो है यानी कि नॉइज पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया गया है? दूसरा, अच्छा दूसरा जब है भारतीय शहर को दिया गया है तो पहला किसको दिया गया था? तो पहला जो दिया गया है फ्रेंड्स यह दिया गया है किसको बताइए? तो पहला जो है यह आपका हो जाएगा ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, दुनिया की सबसे जो है यह नॉइज पॉल्यूटेड सिटी है। और दूसरा जो है यह भारत का मुरादाबाद है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाइड्रोजन जला करके ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो देखिए ये शुरू किसने किया है? तो स्वीडन ने किया है। स्वीडन ने स्टील उत्पादन में शामिल कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसमें कोकिंग कोल की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वीडन राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया है? देखिए भारत में जो मुंबई है, मुंबई में 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। भारत 1983 के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित IOC बैठक की मेजबानी करेगा, ठीक है। 1983 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका 86वां सत्र था जब दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ओलाफ सोल्ज, यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है, हाल ही में किस देश के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए ओलाफ सोल्ज जो हैं ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। इन्होंने एंजेला मर्केल का जगह लिया है। जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी महिला टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए भारत की महिला टीम ने जो है चीन को हरा करके कांस्य पदक जीता, यानी कि तीसरा स्थान जो है हासिल किया है। अच्छा एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा करके एशिया कप का खिताब जीता है। जापान पहले नंबर, दूसरे नंबर पर कोरिया और तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत रहा। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? कल ये प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ था। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट करके आज बताएं। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।